अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर बात होगी। रिएक्शन आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और लाइक करने वालों के लिए स्पेशल थैंक्स और स्पेशल शुक्रिया के साथ करते हैं अपने रिएक्शन का बाकायदा आगाज़। नैनो की मेहंदी, रोज़ रोज़ की मेहंदी, रोज़ रोज़ की शादी, रोज़ रोज़ का टीका, नथ, झूमर। आप लोगों को चीज़ अजीब नहीं लगती? मुझे तो बहुत अजीब लगती है दोस्तों। मैंने नैना का आज का व्लॉग नहीं देखा, बल्कि थंबनेल ही खाली दिखा था। तो एक चीज़ मुझे फ़ील हुई, उसके थंबनेल्स के ऊपर कोई चौथी पाँचवीं बार मैं ये चीज़ देख रही हूँ, मेरी मेहंदी और कभी शादी, मेरी शादी, इस किस्म के भी थंबनेल्स उसके आए हैं। और ये मेरी मेहंदी और ये नथ, उसके मतलब जो थंबनेल के ऊपर पिक्चर्स थी, किसी में वो नाक में नथ डाल रही है, इतनी बड़ी सारी नथली, इतनी सारी लड़ियों वाली, जो ब्राइड भी अपनी पहनती शायद, इतनी ज़्यादा हैवी सी, और कभी माथे पे टीका सजा रही है। तो इस लड़की के अरमान लगता है कि अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। अच्छी खासी एज हो गई है, कई बार इसके अबॉर्शंस हो चुके हैं। अब भी सुना है कि बच्चे की माँ बनने वाली है। हकीकत क्या है तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, इसके अरमान पूरे नहीं हुए। समझ नहीं आती, आए दिन इसे ये शौक़ चढ़ा होता है कि ये दुल्हन लग रही हो, ये दुल्हन बन रही हो, इसकी शादी हो रही हो, ये इस किस्म की बातें ही करती रहती है। हालांकि इसकी अपनी माँ, मामे, चाचे, फूफे, यहाँ वहाँ से पूरा ख़ानदान अब तक बता चुका है। कोई 3 से 4 तो निकाह इस लड़की के गिन लिए गए हैं। कुछ स्टोरियाँ तो इसने ख़ुद भी सुना दी हैं। लेकिन लगता सीन यही है इसका कि बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। लेकिन अभी भी, मतलब लेकिन कह रही, यानी अभी भी लगता है कि इसके बहुत सारे अरमान बाकी हैं। ये शादी से रिलेटेड, दुल्हन बनने से रिलेटेड हैं, बड़े अरमान हैं। आप सबको याद होगा इसने प्रैंक भी किया था दुल्हन बन के फिरने का, फिर पता नहीं कैसा गया था वो। हाँ, उस पर रिएक्शन भी मैंने दिया था, एकदम बकवास गया था, क्योंकि लोगों के कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो दुल्हन लग ही नहीं रही थी। कोई ऐसा लग रहा था कि किसी अल्लाह माफ़ करे चमारन को किसी ने जोड़ा दे दिया और वो पहन के निकल गई बाज़ार में। खैर दोस्तों, तो बात कर रहे थे यहाँ पर हम राबिया सिस्टर की। राबिया सिस्टर ने थंबनेल लगाया। थंबनेल क्या था जनाब? सलमा के प्लान का पता चल गया, फ़ारूक ने धोखा क्यों दिया। ये था राबिया सिस्टर का थंबनेल। अंदर पूरा अपना व्लॉग दिखाकर एंड के 1 या 1.5 मिनट के अंदर उसने बात की है कि फ़ारूक जो है, उसने सुनने में आया है कि सलमा को दावत दी है। और ये भी सुनने में आया है, उसका कहना ये था कि उसे अंदर खाने खबर मिली है कि सलमा एन शादी वाले दिन पहुंच जाएगी, जो कि उसको लगता नहीं है। ठीक है, उसको खबर भी मिली है और उसे लगता भी नहीं है। यानी कि एक तरह से हमारी तरह कैसा रही है, जैसे कि हम रिएक्शनिस्ट कहते हैं कि इन बातों से, इन चीज़ों से हमें ये लगता है कि अब ये होने वाला है। इसी तरह इसने हमारी तरह तुक्काबंदी ही की है, लेकिन कहती है अंदर खाने मुझे जो है वो रिपोर्ट मिली है। देखो, हम तो यहाँ पर आकर ना अपना एनालिसिस रखते हैं, अपना रिव्यू रखते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन ये आके रिएक्शन देने की कोशिश करती है, थंबनेल लगाती है सितारा से रिलेटेड। ठीक है, इसको किसी ना किसी तरह सितारा से रिलेटेड थंबनेल लगाना होता है। हमें कोई इशू नहीं है जी, आप अपने हर बात में लगाती हैं, अपने ससुराल के इशूज़ लाकर रखती हैं। सारे ससुराली भी रखते हैं ना, आवे का आवा बिगड़ा हुआ। लेकिन यहाँ पर जब ये सितारा के मैके से रिलेटेड बात करती है तो वो चीज़ पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छी लगती। क्योंकि देखो, एक तो ये कि सितारा की ये ससुराली रिश्तेदार है, ठीक है, इस पर बनता नहीं है ना कि ये मैके के मामलात में बात करे। दूसरा ये कि ये व्लॉगिंग करती है, रिएक्शन से इसका लेना देना नहीं है। अब ये नहीं कि वो कहते हैं ना कि भाई अब ये भी रिएक्शन दे रही है तो हमें तकलीफ़ हो रही है, नहीं, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, वो अक्सर देती रहती है। लेकिन पता नहीं क्यों जब भी सितारा के नाम पे चलती है, सितारा का नाम ले लेकर, सितारा के थंबनेल लगा कर, उसके घर में जा कर, उसके साथ अपनी रिश्तेदारियाँ दिखा कर, ये सब कुछ करके, तो फिर रिएक्शन इसके ऊपर सूट नहीं करता। ख़ास तौर पर सितारा की ससुराली रिश्तेदार होने के नाते इसके ऊपर सितारा के मैके के मामलों में बात करना पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आज तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फ़ारूक और सलमा का इसने थंबनेल लगाया है, अंदर इसने जो है एक कयासा राय ही की है, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे वो एक अजीब सा नहीं फील होता कि आपका क्या ताल्लुक़, क्या वास्ता, अगली के मैके में उसके साथ क्या हो रहा है, उसके मैके वाले, उसकी बहन आ रही है नहीं आ रही, उसके भाई ने बहन को दावत दी है नहीं दी, ये तो उनका पर्सनल मैटर नहीं है। इसका ससुराली रिश्तेदारों के साथ क्या लेना देना। और अगर बीइंग अ रिएक्शनिस्ट हम लोग बात करते हैं तो हम कर सकते हैं, तो आप तो रिएक्शनिस्ट नहीं हो, तो फिर आप उसके
मायके के मामले में क्यों बोल रहे हैं? हम तो जनरल बात कर रहे हैं ना, हम तो ससुराल पे भी बात कर रहे हैं, मायके पे भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पर्सनली उसके रिश्तों के साथ कोई लेना देना नहीं है, हम उसके रिश्तेदार नहीं हैं। तो आप तो ससुराली रिश्तेदार हो, आप पे पता नहीं क्यों मुझे सूट नहीं, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा कि आप पे सूट नहीं किया। खैर आप लोग भी दोस्तों बताइएगा आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा। देखो अपने में आपस में वो जैसे भी हैं, तो मुझे नहीं लगा कि इसको बात करनी चाहिए। और एक और भी अजीब सी बात है, इनके ख़ानदान में 2-3 दिन से मुख्तलिफ रिएक्शंस के अंदर मैं ये चीज़ें नोटिस कर रही थी कि सब के सब, आप सबको याद होगा, अजीब सी कहानियाँ एक दूसरे के बारे में सुनाते हैं। उस दिन फ़ारूक कह रहा था डीडी के बारे में कि मैंने तुम्हें इतने प्यार से पाला पोछा, हाँ यही कहा था, मैंने तुम्हें इतने प्यार से पाला पोछा मुझे समझ नहीं है। पोछा तो एक वो होता है जो घर में लगाते हैं हम, पोछा ठीक है, मॉपिंग जो होती है। फिर ये कौन सा पोछा था? पाला पोछा साफ़ किया, पोंछा जैसे कहते हैं इसको, पोंछ लो अच्छे से, ऐसे पोंछते थे आप क्या डीडी को? क्या था वो? तो डीडी को फ़ारूक ने पाला पोछा। हालांकि डीडी और सितारा की उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और देखा जाए तो सलमा पता नहीं फ़ारूक से छोटी है बड़ी, मतलब इतना फ़र्क नहीं है फ़ारूक और डीडी के बीच में एज के हिसाब से। तो फ़ारूक ने डीडी को पाला पोछा। तो डीडी के माँ बाप तो शायद थे यहाँ वहाँ, आवारागर्द हो सकता है कि किसी ने पाला पोछा हो, लेकिन फ़ारूक ने पाला पोछा ये मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि फ़ारूक के किस्से तो उसकी अपनी बीवी सुनाती है। किस्सों से याद आया वो वॉइस जो थी नी नजमा की, वो आजकल जनाब हेटर्स दोबारा घसीट रहे हैं और कहते हैं कि सपोर्टर्स कहते हैं ये वॉइस सलमा ने लीक की है, और हेटर्स का कहना है कि नहीं ये वॉइस जो है या नी नजमा ने खुद लीक करवाई है या साजिद ने लीक की है। तो अक्ल के अंधों, प्रोफेसर अभी ज़िंदा है और अल्लाह उस बेचारे मेरे भाई को सेहत और ज़िंदगी दे। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी एक वाइफ है, उसके पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं। तो उस बंदे से जो ज़िंदा है, हयात है, वहाँ मौजूद है, अपने उसी बिज़नेस के ऊपर है भाई, रिएक्शन के बिज़नेस के ऊपर है, उससे जाकर क्यों नहीं सवाल करते? वो आपको सबसे बेहतर ऑथेंटिक जवाब दे सकता है कि आखिर ये वॉइस जो है उसको दी किसने थी। चलाना उसकी मर्ज़ी है भाई, वो चैनल का मालिक है, उसकी मर्ज़ी, वो चलाए नहीं चलाए, लेकिन दी किसने थी। इससे बेहतर रियलिटी आपको ना हेटर बता सकते हैं ना सपोर्टर बता सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही इस बात को, बहुत कह रही थी क्योंकि मैं बॉल आगे बोलने वाली थी, इस बात को फुटबॉल की तरह क्यों यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ किक मारी जा रही है, पूछने वाला जबकि हाजिर है, मौजूद है। खैर, तो पाला पोछा से याद आया कि फ़ारूक ने कहा कि मैंने पाला पोछा, और डीडी कह रहा था कि तुम्हारी बीवी आए दिन 15 पे कॉल करके तुम्हें पुलिस के हवाले कर देती थी और तुम्हें पुलिस कस्टडी से मैं छुड़वा कर लाता था। वाह यार, कितनी अजीब बात है ना। एक बंदा एक बंदे को कहता है कि तुम बच्चे थे और मैं तुम्हें पालता पोछता था, और वो लड़का आगे से कहता है कि तुम जेल थानों में होते थे, तुम्हें मैं निकलवा के लाता था। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती। अजीब सी फैमिली है दोस्तों इनकी, और अजीब सी इनकी फैमिली की हिस्ट्री भी है, स्टोरी भी है, अजीब ड्रामेटिकल किस्म की है, क्योंकि एक दूसरे से नफ़रत भी करते हैं, फिर एक दूसरे से प्यार भी दिखाते हैं, और छुप छुप कर एक दूसरे के राज भी मांगते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत दिखाते हैं तो नंगी तस्वीरें ले लेते हैं कि इतनी मोहब्बत है कि तुम्हारी नंगी ही तस्वीरें चाहिए, और इतनी ही नफ़रत है कि तुम्हारे भाई को ब्लैकमेल करना है तो ऐसी तस्वीरें चाहिए, और फिर उन्हीं तस्वीरों को ख़ानदान में बांट भी देते हैं, और फिर उन्हीं तस्वीरों के एक दूसरे को ताने भी देते हैं, और भाई भाई पे एहसान करता है तो वॉइस रिकॉर्ड भी करता है, और मामा जो है वो मामा जो है भांजे से कभी प्यार कर लेता है तो उसको पोछता भी है, और भांजा अगर किसी बुरे वक्त में मामे के काम आ जाता है तो आकर कहता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें पुलिस कचहरियों तक पहुंचाती थी। और मतलब ये अजीब आवा बिगड़ा हुआ है ना, अजीब सा खिचड़ा है इनकी फैमिली जो समझ से बाहर है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। यकीन करें, अक्सर लोग आकर मुझे कहते हैं कि आप इस फैमिली पे बात करना ही छोड़ देंगे, हैं ये ऐसे लोग, ये हैं वैसे, लेकिन आए दिन ये ऐसे भंड मारते हैं कि बंदा मजबूर हो जाता है बात करने के ऊपर। टाइम नहीं होता, यकीन करें मेरी वीडियो लेट हो जाती है, लेकिन पॉइंट मेरे कम नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। भूल जाऊँगी 3-4 दिन बाद मुझे बात याद आ जाती है, चीज़ पुरानी हो जाती है, लेकिन फिर मैं छोड़ देती हूँ। ऐसे ऐसे भंड मारते हैं लोग। खैर, तो जनाब बात करते हैं नी नजमा का नया शोशा के फ़ातिमा को उसका बाप लेकर जा रहा है उम्रा के ऊपर। तो नी नजमा से मेरा ये सवाल, देखें ये स्टोरी जो है ना, ये सारी स्टोरी उम्रे वाली कहानी ये अभी की नहीं है, ठीक है, ये प्लांटेड है, ये पहले से है, ये प्री प्लान्ड है, ये आज की नहीं है। इसका प्लान काफ़ी पहले आयशा कर चुकी है। आयशा के बाप ने जाना है, बुढ़ऊ ने जाना है वापस सऊदीया।
यहाँ आयशा जो है वो भी तैयार बैठी थी उम्रा के लिए। आप लोगों को याद होगा महीना पहले से कह रही थी बहुत बड़ी खुशखबरी है, पैकिंग करनी है। वो पैकिंग ये महीना पहले इसने सुनाई थी, ठीक है। अच्छा, फिर ये उस चीज़ को दबा गई, घुमा गई। उसके बाद क्या हुआ, ब्राइडल शावर की कहानी डाल दी, मैं दुल्हन को लाऊंगी, मेरे भी कुछ अरमान है, मैंने भी कुछ करना है, वो बात भी घुमा दी गई। अब क्या स्टोरी खुल रही है, लोगों को ये पता है कि आयशा जाएगी उम्रा के लिए, लोगों को पता है बुढ़ऊ भी शादी से पहले चला जाएगा। अब नीन अजमा कर कहती है कि मेरा शौहर और मैं सोच रहे हैं कि फ़ातिमा को उम्रा करवा दें, और ये कहा जाता है कि शादी से पहले माँ बाप का काम है बेटी को उम्रा करवाना। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि शादी से पहले माँ बाप को चाहिए कि बेटी को उम्रा करवाएं। ये चीज़ मैं पहली बार सुन रही हूँ। हाँ, ये मैंने ज़रूर सुना है कि माँ बाप लेकर जाते हैं उम्रा के लिए अपनी बेटी को, अक्सर पाकिस्तानी फैमिलीज़ में, और लड़के वाले जो हैं वो अपने बेटे को लेकर जाते हैं उम्रा के लिए, और वहाँ फिर जो है वो निकाह भी होता है उनका मदीना मुनव्वरा में, किसी की मर्ज़ी, किसी का जो है वो मक्का मुअज़्ज़मा में, बैतुल हराम में जो है वहाँ पर निकाह करवा के, और फिर उसके बाद उम्रा भी दोनों लड़का लड़की इकट्ठा करते हैं। ऐसे अक्सर मैंने सुना है, कुछ हमारी फैमिलीज़ में भी है, लेकिन डिटेल क्या होती है इतनी डिटेल मुझे नहीं पता इसकी, कि भाई पहले उम्रा करते हैं बाद में करते हैं। बाद में करते होंगे ना, निकाह जब हो जाता होगा। खैर, तो मैं कह रही थी कि ये कहाँ की कहानी है, तो मैंने सुनी ही नहीं है, पहली बार इनके मुंह से सुन रही हूँ कि करवाना चाहिए। असल बात ये है कि ये उम्रा इनका प्लांटेड था, और ये उम्रा इनको बड़ी बाजी स्पॉन्सर कर रही हैं। और बड़ी बाजी क्यों स्पॉन्सर कर रही है, आप लोगों ने रात सुबह सुन लिया था डीडी के मुंह से कि डीडी के पैरों में फ़ारूक ने पटका रखा था, और उस पटके की कीमत, जी उस पटके की कीमत जो है वो सदमा बाजी अदा कर रही हैं बड़ी बाजी। उस पटके की कीमत ये है कि भाई दुल्हन को मेरे पास लाया जाए, दुल्हन पहले हमारे पास आएगी, हमें अपना दीदार करवाएगी, और उसके बाद दुल्हन की जो है वो शादी होगी। खैर दोस्तों, रिश्ते क्या कह सकते हैं, और इज़्ज़त और बेइज्जती नहीं, किसी पे बात नहीं करते, कोई बात नहीं। लोग बहुत हैं बोलने वाले, कोई ना कोई यहाँ पर शोशा छोड़ देगा और फिर वो टॉपिक भी चल निकलेगा। लेकिन बात मैं ये कर रही थी कि अगर देखो नीन नजमा में इतना दमखम होता खुद से उम्रे का ख़र्चा उठाने का, तो अपने टूटी फूटी हुई छत हर रोज़ लोगों को नहीं दिखाती, ठीक है। तो यहाँ पर नीन अजमा क्या समझती है कि लोग बेवकूफ़ हैं। गिफ्ट इसने लेने थे सितारा से, शादी का सारा ख़र्चा इसने करवाना था सितारा से, लेकिन अंदर खाने ये बटरिंग करती रही है सदमा बाजी को, अपने हस्बैंड से उसके इश्यूज़ यहाँ हल करवाती रही है, लोगों को प्रेशराइज़ करती रही है, भले ब्लैकमेल करके, भले मिन्नतें समाजतें करवा कर, तो बड़ी बाजी के ख़िलाफ़ लोगों के मुँह बंद करवाए हैं। अब उसकी कीमत वसूली जाएगी। तो तुम ऐसा करो, तुम बेटी पे एहसान कर रही हो, इससे अच्छा तुम जो है ना, ये जो तुम्हारा दिखावे का, अल्लाह माफ़ करे, उम्रा बराए नाम का ही उम्रा होगा, जो तुम किसी के मतलब यूज़ में आके किसी के मतलब का काम करके और उसके बदले तुम उससे वो लेकर जा रही हो, तो इससे अच्छा तुम उससे कैश ले लो, क्योंकि वो तो नाम करेगी ना उम्रे का। कैश लो और अपने घर की वो छत बनवा लो, जिसके लिए तुम हर रोज़ आए दिन तुम्हारा रोना होता है कि बारिश हो गई और ये इशू हो रहा है, और बारिश हो रही है और वो इशू हो रहा है, तो उस छत का कुछ कर लो। खैर, वो जो एरिया ये दिखाती है टूटा हुआ अपनी छत का, उसमें ज़्यादातर जो है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि वहाँ ये और इसकी बेटियां बिल्कुल उस किनारे के ऊपर चढ़ चढ़ के, जो पड़ोस का घर है ना, वहाँ इनकी तांगा झांकियाँ, वहाँ से बातचीत, वहाँ से लेन देन ये कर रही होती हूँ, जिस घर में गाय भैंसें बांधी हुई हैं, और वहीं से इनकी छत टूटी हुई होती है। यानी कि ये जो है ना, माँ बेटियों का वहाँ उस जगह के ऊपर चढ़ना उतरना बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है, कच्चे घर हैं, दीवार भी वहाँ से टूटी हुई, क्या कहते हैं, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर, वो कैसे कहते होते हैं, यूँ बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, है ना, दोस्ती या दुश्मनी ऐसे ही कुछ है, मुझे सही से पता नहीं है, बताइएगा। बारिशों से दुश्मनी शायद अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। तो कुछ तो ख्याल कर नीन अजमा, तुझे चाहिए क्या, तुझे करना क्या चाहिए। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे, हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज, आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।